जिस गंगा के किनारे पनपती रही है हिंदुस्तान की संस्कृति, जिसका पावन पानी हजारों सालों से जिंदगी को सींचता रहा है, जहां गंगा यमुना की धारा में मिलकर सरस्वती बनाती है संगम का पावन धाम। माघ के महीने में तंबुओं के इस तीर्थ पर चुनावी नब्ज की पड़ताल करने पहुंचा है न्यूज नेशन। उत्तराखंड के पहाड़ से यूपी के मैदान तक गंगा किनारे की जमीन पर सियासत की पड़ताल में अब तक आपने देखा देवप्रयाग में गंगा किनारे क्या है सियासी मुद्दे, ऋषिकेश का क्या है संदेश, हरिद्वार को क्या है उम्मीदें, नेताओं से क्या चाहता है बिजनौर, क्या कहती है अलीगढ़ की सियासी नब्ज, कानपुर की क्या है मांग, और अब देखिए संगम तीर्थ प्रयागराज के पॉलिटिक्स की धार। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। सनातन परंपरा का आदि तीर्थ प्रयाग, देश को 5-5 प्रधानमंत्री देने वाला क्षेत्र इलाहाबाद, संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद और पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद। किस तरह इस शहर में विकास की गंगा दौड़ रही है और कहां है इस शहर का बिजनेस, रोजगार और दूसरी समस्याएं। आइए देखते हैं इस बार दंगल गंगा किनारे में इलाहाबाद। गंगा यमुना की माटी के बीच बसे इलाहाबाद में सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का संगम तट है। सनातन धर्म की मान्यताएं और सदियों से यहाँ लगता आ रहा आस्था का मेला संगम की महिमा बताता है। इस संगम नगरी में हमने सबसे पहले गंगा और उसके पानी में फैल रहे प्रदूषण के मुद्दे को लेकर चुनावी पड़ताल करने की कोशिश की। तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद, हिंदू धर्म में कहा गया कि एक बार यहाँ तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में लोग जरूर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी है यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। हम इस वक्त गंगा के उसी किनारे पर हैं जहां गंगा की सफाई के लिए सीवेज चैम्बर दूर तक आपको बने हुए दिखेंगे। ये तमाम सीवेज चैम्बर इसलिए हैं ताकि नालों का गंदा पानी यहां से सीवेज प्लांट में जाए और वहां से ट्रीट होकर ही वापस गंगा में मिले। लेकिन इनकी हकीकत क्या है, इसके लिए सिर्फ आप एक सीवेज चैम्बर के सामने खड़े हो सकते हैं। सीवेज चैम्बर टूटा हुआ है, ये सारा पानी यहाँ से निकलकर सीधा गंगा में मिलता है। ये गंगा की अपस्ट्रीम की तरफ हम खड़े हैं। यहाँ से थोड़ी दूर आपको दिखेगा कि किस तरह से दो नाले ऐसे मिल रहे हैं जैसे यहाँ नालों का कोई संगम हो। हालांकि सरकार ने अदालत तक में दावा किया था कि गंगा में प्रदूषित पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी दावे की पड़ताल के लिए हम उसी जगह पहुंचे जहां से नाले का पानी गंगा में गिर रहा था। फाइलों में हर चीज का जवाब मौजूद है। फाइलों में लिखा हुआ है कि किस तरह गंगा सफाई अभियान का काम चल रहा है, लेकिन ये हकीकत आपको दिखाई दे रही है किस तरह से नाला आ रहा है और इसका एसटीपी के पास क्या मतलब है। इस सब को जानने के लिए अगर आपको समझना है तो कमलेश सिंह शायद सबसे बेहतर आदमी होंगे। उनकी पीआईएल है जो मजबूर करती है अफसरशाही को कि वो यहाँ आके जवाब दे हो अदालत में। ये क्या है कमलेश सिंह जी जहाँ हम खड़े हैं? ये जो है राजापुर एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो संगम में नहा रहे हैं वो यहाँ ये पानी वहाँ तक पहुँच रहा है? बिल्कुल अनट्रीटेड पानी से वो नहा रहे हैं और ये सरकार का दावा जो है खोखलापन साबित होता है। एसटीपी के पहले जो है एक इनका चैम्बर है जिससे जो है ये गेट को खोल के जो है अंदर ले जाते हैं पानी, और उससे ज़्यादा ओवर होने की वजह से ये नाले का पानी जो सीधे जो है गंगा जी में जा रहा है। कम से कम 440 MLD का जब प्लांट बनेगा तब कहीं जाके ये जो है आने वाले कल में ये सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो वरना जो है गंगा ऐसे ही प्रदूषित होती रहेंगी। गंगा की साफ सफाई शायद इलाहाबाद के लोगों और उनके नेताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद में शिक्षा की क्या हालत है, उसकी एक तस्वीर देखिए। इलाहाबाद में अगर हम लोग बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो ये बेहद प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का एक केंद्र रहा है।
यहाँ ऋषि भारद्वाज का आश्रम रहा है, जहाँ तमाम, अगर हम कहें सबसे बड़ा आश्रम, जहाँ 10,000 छात्र शिक्षा पाते थे। इतने बड़े आश्रम में ये पौराणिक कहानियों में है, तो अब क्या हाल होगा शिक्षा का वो आपको दिखाई देगा। ये आधुनिक इलाहाबाद है। लोगों ने यहाँ सार्वजनिक तौर पर इसको एक शौचालय के तौर पर बनाया हुआ है। इससे हम आगे की तरफ चलते हैं। ये प्राइमरी स्कूल की वो क्लास है जहाँ टीचर्स मौजूद हैं। ये क्या, इस क्लास में कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं? ये 1 से 5 तक सारे बच्चे हैं इस समय। 1 से 5 तक के। और वो जो बराबर की क्लास है वो खाली क्यों है? वो खाली इसलिए कि इस समय टीचर्स यहाँ नहीं है, इसलिए। एक टीचर की ट्रेनिंग है डाइट में, वो डाइट में गई है। एक मेडिकल पे उनका रिटायरमेंट है इसी साल, ये मार्च में रिटायर हो जाएंगी। ये इसका प्राइमरी हिस्सा है। इसी के बराबर में एक दूसरा स्कूल भी है जो 6 to 8 की क्लास है। यहाँ बच्चों को बेंच मिल गई है। ये एक बड़ा चमत्कार है जी। कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ कुल 58 बच्चे हैं, और लेकिन कम आते हैं इसलिए कि यहाँ के लोग सही नहीं है। यही वजह है कि लड़कियाँ बड़ी आने में, घर वाले भेजने में ज़्यादा परेशान होते हैं। वो आप लोगों से भी बदतमीजी करते हैं? हम लोगों से ही बदतमीजी करते हैं, और ये कहते हैं कि आप लोग बाहर निकलिए तो बतलाएंगे। आपको कई बार इन बच्चों के लिए लगता है कि इनको जो बेहतर सफाई के साथ शिक्षा देनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही? वो सफाई के साथ तो शिक्षा नहीं मिल पा रही। हम लोग जितना साफ करवाते हैं, और जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो फिर वो लोग वैसे ही करने लगते हैं। अच्छा, कभी कोई शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी या यहाँ का कोई नगर निगम पार्षद, वो कभी आके आपसे समस्या सुन? लेकिन वो ये कहते हैं पार्षद के, आप अपने अधिकारी से लिखवा के हम लोगों को दीजिए, तब हम यहाँ पर सफाई करवाएंगे। जिसे प्रबुद्ध लोगों का शहर माना जाता था, जहां की शिक्षा और राजनीतिक चेतना की मिसाल दी जाती थी, उस शहर में सफाई की हालत जरूर चिंताजनक दिखी। लिहाजा शहर के अंदर की दूसरी समस्या की पड़ताल जरूरी थी। ये चंद्रलोक चौराया है। अगर आप इलाहाबाद की बात करें, उसकी बसासट की बात करें, तो पुराने हिस्से में ये आपको दिखाई देगा। लगभग 25 से 30 मिनट जाम यहाँ एवरेज है। हर एक गाड़ी 25 से 30 मिनट तक यहाँ फंसकर आगे निकलती है। हालांकि कुछ ओवरब्रिज बनाने की बात है, कुछ इस जाम से मुक्ति दिलाने की बात है, और राजनेताओं के लिए जाम हमेशा उनके एजेंडे में होता है, लेकिन कोई रास्ता सूझता नहीं कि आखिर स्मूथ ट्रैफिक इलाहाबाद में कैसे होगा। बेतरतीब ट्रैफिक इंतजाम शहर में आने वाले लोगों के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं खड़ी करते, बल्कि यहाँ के कारोबारियों की माने तो इसका बड़ा असर यहाँ के व्यापार पर भी पड़ रहा है। इलाहाबाद में बिजनेस को लेकर बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है, उनकी लीडरशिप इस बारे में किस तरह देखती है? इलाहाबाद एक ज़माने में इस देश का सबसे बड़ा, जो बड़े शहरों में से आता है उसमें से था। यहाँ से 5-5 प्रधानमंत्रियों के रिश्ते हैं। आपको लगता है उस लेवल पे आपका बिजनेस भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस लेवल मेरा बिल्कुल बिजनेस नहीं है। बिजनेस मेरा दिन पे दिन ग्राफ उसका कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है, कोई लोग उद्योग यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक की समस्या की वजह से बाहरी कस्टमर बिल्कुल से यहाँ एंट्री नहीं कर पाते हैं। सरकार, जो भी मेरा प्रतिनिधि आता है, आने के वक्त तो सोचता है, कहता है हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जीतने के बाद जाता है पलट के देखता नहीं, 5 साल के बाद दिखाई देता है। करोड़ों लोग हर साल, मतलब हर कुंभ में आते हैं, माघ मेला होता है, फिर भी टूरिज्म नहीं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल संगम जो मेरे पास मौजूद है, लेकिन आज हमारे पास सबसे बड़ी कमी है, प्रतिनिधित्व की कमी है। हमारे पास प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि की सोच ऐसी है कि धन को लगा के आओ, धन को कमा के जाओ। जो इंडस्ट्रियल एरिया जब नैनी बना था तो ये कहा गया था कि ये हरिद्वार, इसके इलाहाबाद के विकास की रीढ़ होगा। आप बड़े एक बिजनेसमैन, उसका क्या हुआ? आप लोगों ने पूछा? यहाँ पे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले अपनी चुनावी भाषण में कहा था कि जितने भी नैनी के उद्योग बंद हैं ये शीघ्र खुल जाएंगे। 2.5-3 साल हो गए नहीं खुले। इलाहाबाद का विकास 2-3 वजह से नहीं हो रहा। एक, इलाहाबाद में एयरपोर्ट नहीं है, जिसकी हम लोग को सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा, इलाहाबाद को पर्यटन में नहीं डाला जा रहा। जब तक यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा, इस इलाहाबाद का विकास कभी नहीं हो सकता है। तीसरी बात, जो हमारे शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, जिससे ये शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। इलाहाबाद शहर में और क्या बड़ी समस्याएं हैं? यहाँ उच्च शिक्षा का क्या हाल है? रोजगार की क्या तस्वीर है? नागरिक सुविधाओं के लिए क्या स्थिति है? और जनता की क्या उम्मीदें हैं? इन सभी पर बात करने के लिए हम पहुंचे शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। हम इस वक्त चंद्रशेखर आजाद पार्क में हैं। इस वक्त हम इस पार्क में जो रोज
रोजमर्रा आने वाले नागरिक हैं यहाँ के इलाहाबाद के, उन्हीं से बातचीत करते हैं। इलाहाबाद कहाँ खड़ा है उत्तर प्रदेश के नज़रिए से और पूरे देश में जो विकसित शहर इस समय माने जा रहे हैं उनमें कहाँ खड़ा है? काफ़ी पीछे है, जहाँ इसको होना चाहिए था वहाँ तो नहीं है। आपको लगता है कि बदलाव के इस दौर में इलाहाबाद अपनी जगह खो गया? हाँ बिल्कुल खो गया है, एकदम से खो चुका है ये। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? उन नेताओं पे जो इसकी जिम्मेदारी है, या किस तरह से इसकी जिम्मेदारी? नेताओं की भी है, हम लोगों की भी है। पहले देखिए, आपके हाथ में भी, आप जाएंगे यहाँ कोचिंग पे जा रहे हैं, आपको लगता है यूनिवर्सिटी में अब उस तरह की पढ़ाई हो रही जो बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले की है क्या? ये सब पढ़ाई हो रही हुआ है, इसमें सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की भी आवश्यकता है। क्या रोजगार के लिए क्या लगता है कि आपको यहाँ क्या होना चाहिए? सर रोजगार के लिए तो अभी कुछ नहीं हुआ है सर, जितना आवश्यकता है उतना नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है। इलाहाबाद तो बड़ा शहर था, पूरे देश का एक नंबर 1 शहर था, अभी लगता है पूरे देश में नंबर 1 है? ये सर नहीं, अभी इस समय नहीं है। पढ़ाई की महत्ता कम हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतने सारे धन आवंटित होते हैं, वापस चले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षक जो प्रोफेसर वगैरह उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, बच्चे कोचिंग का सहारा लेने पड़ते हैं। सुरक्षा के समुचित इंतजाम है या वहाँ कमी है? हाँ, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कुछ बेटर है, लेकिन कुछ हद तक नहीं है। बच्चियों के लिए यहाँ क्या खुलना है? स्कूल किस तरह के हैं लड़कियों के? वैसे स्कूल काफ़ी अच्छे नहीं, अगर अच्छे हैं तो इतने महंगे हैं कि उसमें बस सभी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी लीडरशिप रही है, बड़े बड़े नाम रहे हैं इलाहाबाद में, उसका फ़ायदा इलाहाबाद को मिला है या नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। जैसे श्यामा गुप्ता हैं, हमारे सांसद हैं यहाँ के, वो जिस दिन से जीते हैं अपने एरिया में एक दिन नहीं दिखे। अपने होटल में रोज़ दिखते हैं वो, लेकिन एरिया में भ्रमण कभी नहीं किया है। किसकी क्या शिकायत है उनको कोई भरोसा नहीं है। इलाहाबाद इलाके का एक मशहूर चुनावी क्षेत्र रहा है फूलपुर। पंडित नेहरू से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक की सियासत के गवाह रहे फूलपुर की चुनावी पड़ताल भी जरूरी थी। फूलपुर यानी वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना। विकास नहीं हुआ यहाँ, जबकि ये तो वीआईपी सीट लोग बता रहे हैं। फूलपुर का नाम मतलब बहुत वीआईपी तो बहुत आज नहीं, एक अरसे से है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। फैक्ट्री वालों ने यहाँ का शोषण किया है। कहाँ से विकास हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये बताइए, सड़कें कैसी हैं आपके इलाके? सड़कें तो यहाँ के ठीक दशा में नहीं है। ये सड़क की हालत ये है कि अभी चलते चलते आपको गिर गए, उनकी बाइक गड्ढे में आई है और वो गिर गई है। ये वीआईपी हाईवे है, ये वीआईपी सीट का हाईवे है। यहाँ से आपको इलाहाबाद जोड़ने के लिए यही रास्ता है। केशव प्रसाद मौर्य कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है ना, बड़े हैं ना। क्या है, सड़कें भी नहीं बन? हाँ साहब, इस समय तो अध्यक्ष हो गए हैं। और जब से अध्यक्ष हुए तब से यहाँ दिखाई नहीं दिए। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है फूलपुर का, यानी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी का। ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब हम लोग पहुँचे तो एक डॉक्टर थे, खरामा सभी को वही देख रहे थे। धीरे धीरे सब आना शुरू हुए और फिर यहाँ कुछ ही देर में 2-3 डॉक्टर आपको मेज पर दिखाई देंगे। अगर हम जब बोर्ड पर जाते हैं तो पढ़ते हैं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे, वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हालांकि उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरह से वो लगातार तमाम लोगों को देख रहे हैं। उसमें वो बच्चा, बूढ़ा और जवान सबको देंगे एक निदान वाले अंदाज में। वो सिर्फ देखते हैं, पर्चा देखते हैं और उस पर तमाम लोगों की दवाइयाँ वही लिख रहे हैं। अभी एक मरीज़ हैं जिनको शायद ये यहाँ कुत्ता काटने के इंजेक्शंस के लिए आए थे। उनमें क्या हुआ है यहाँ वकील साहब? अभी ये कुत्ता काट लिया है और आए हैं, परेशान हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि सुई नहीं है, कह रहे हैं जाके मार्केट से लेके आइए। सारी दवाइयाँ मिलती हैं या क्या है? मिलती तो है, कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो बाहर से लेना ही पड़ता है। जो सस्ती रहती 10 रुपये वाला यहाँ लिख देते हैं, अब बाहर की रिपोर्ट बाहर लिखते हैं 500 रुपये 1000 रुपया लगता है। नेहरू इंदिरा के जमाने में विकास की बुलंदी की ओर बढ़ते फूलपुर की तस्वीर आज बदरंग हो चुकी है। चंद कारखानों और इमारतों का खंडहर आज विकास को मुंह चढ़ाते दिखते हैं। 1960 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को एक सौगात के तौर पर ये ITI दिया था, यानी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, जहां स्थानीय युवा प्रशिक्षण लेकर रोजगार से जुड़ सकते थे। अब यहाँ जंग लगी कुछ मशीनें इस बात की याद दिला रही हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने क्षेत्र को जो सौगात दी थी वो बाद में आने वाली सरकारों के लिए बोझ बनकर रह गई। उन्होंने टेक्नोलॉजी में बदलाव के लिए कोई कोशिशें नहीं की। उन्होंने इन युवाओं को अल्टरनेट रोजगार देने के बारे में नहीं सोचा। कैसे इस फूलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक एक कर फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। क्या था उस समय का हाल और क्या है अब, ये आप देख रहे हैं। लेकिन उस समय के हाल के बारे में हम बात करते हैं। यही अरसे तक
नौकरी कर रहे अमृतलाल से। अमृतलाल, आप इस फैक्ट्री में कब से काम कर रहे थे? जब से इसकी नींव पड़ी। इस पूरे इलाके में उस समय कितने लोग काम करते थे? कम से कम 500 आदमी तो निश्चित ही करते थे साहब यहाँ। फिर ये कब बंद हुआ? ये पूरा इलाका अब आपको एक भी फैक्ट्री? लगभग सर कम से कम इसका 20-22 साल हो गया, बिल्कुल टूट गया। अच्छा, यहाँ से बना हुआ सामान क्या बनता था और कहाँ तक जाता? यहाँ बनता था जैसे फूलदान वगैरह हैं, कप प्लेट बनते थे, माने एक सरवा डिनर बनते थे, माने हर किस्म के आइटम बनते थे। यहाँ तक हीटर प्लेट बनता था, कटआउट बनते थे, माने कोई ऐसा नहीं था कि नहीं बनता था। अभी जब आप लोग यहाँ ये फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी उस समय जो विधायक या एमपी आते थे वो बात करते थे इनको चलाने की? फैक्ट्री कहते तो बहुत साल, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल इलाहाबाद के शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको मिलवाएंगे उन नेताओं से जो यहाँ के विकास के लिए दावे और वायदे करते हैं। इलाहाबाद के विकास की तस्वीर स्कूलों से लेकर अस्पताल तक और सड़कों से लेकर बाजार तक आपने देख ली। इलाहाबाद के चुनावी मुद्दों को लेकर हमने वहां के नेताओं से भी बात की। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट ऋचा सिंह जी। अगर आपको पहली समस्या क्या लग रही है जो सबसे पहले दूर करेंगे अगर बंद? देखिए, शहर पश्चिमी की सबसे पहली समस्या है सड़क की समस्या। वहाँ पे सड़कें नहीं है, गड्ढे खुदे हुए हैं, लोगों के घरों में सीवर का पानी भर जाता है। तो मैं इस समस्या को हल करना सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और इसके साथ ही देखिए, ये सिर्फ मेरी प्रायोरिटी सड़क बनाना नहीं है, बल्कि शहर पश्चिमी में युवाओं को रोजगार के साधन कैसे मिलेंगे, बच्चों को पर्याप्त उचित शिक्षा कैसे मिलेगी और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल कैसे शहर पश्चिमी में होगा, ये मेरी मेन प्रायोरिटी होगी। अनुग्रह नारायण सिंह जी, आप लंबे समय से यहाँ के लोगों की प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आपको लगता है कि कोई परेशानी अभी है या आपने वो तमाम समस्याएं दूर कर दी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, समस्याएं तो ज़िंदगी में कहीं नहीं दूर होती। सबसे पहला काम क्या है जो आपके नज़र में? अभी पहला हमारा काम यहाँ पर है कि इलाहाबाद में जो मध्यम, कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोग हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, राजकीय स्थान की ज़मीन पर रहते हैं, सागर पेशा में रहते हैं, इन लोगों को आवास दिलाना है। इनके लिए मैं मुकदमा लड़ चुका हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए निर्णय किया है। बस उनको ज़मीन दिलाना है और वो ज़मीन सरकार ही देगी। और अगर हम सरकार में होंगे तो आप समझ लीजिए कि हमारी प्राथमिकता क्या हो सकती है। फूलपुर के गांव हो या इलाहाबाद शहर के हिस्से के लोग, इन्हें शिकायत अपनी नियति और नेताओं की नीयत से है। इन्हें उम्मीद अपने हौसले और किस्मत से है। इन्हें आशीर्वाद गंगा और यमुना की पावन धारा का है। इनका भविष्य लोकतंत्र की कामयाबी में है। ये था दंगल गंगा किनारे का संगम क्षेत्र से वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, इलाहाबाद।